बड़ा शरीफ इंसान भगवान राम जी से हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सिंगर की सभा करके अभी बाइकू जाना है हरीश चौधरी जी के लिए और वहां से वापस आकर जयपुर में 2 सभाएं और करनी है। तो पूरा दिन इनका बिजी शेड्यूल है। मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना कहूंगा कि 25 तारीख को आशीर्वाद दे दो सारा। 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान का दिन है। भगवान राम जी का निशान हमारा सबका बड़ा निशान, हाथ का निशान, इस पे ईवीएम का बटन दबाकर इनको जिता के भेज दो। और जिग्नेश मेवाड़ी जी और इमरान जी आपके बीच में है, ये वादा करके जा रहे हैं कि उसके में लाल बत्ती भी डाल दिया है। लाल बत्ती की आदत पड़ी है उदयपुरवादी वालों को, लाल बत्ती लाग जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पूरे अग्रिम बधाई भगवान राम जी को। और मैं अगले वक्ता के रूप में श्री जिग्नेश सिंह मेवाड़ी साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन दे दें। हम जिनको यहाँ भारी मतों से जिताने के लिए उपस्थित हुए, वैसे तो शराफत का जमाना नहीं, लेकिन सबसे शरीफ प्रत्याशी हमको मिले ऐसे सैनी साहब, मेरे साथी चौधरी साहब, राज्यसभा के हमारे साथी सांसद इमरान भाई, लाल प्रतापगढ़ी जी, मंच पर उपस्थित सभी साथी, सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। आप तमाम बुजुर्ग युवा साथियों, पिछले 25-30 सालों की राजस्थान की राजनीति में ये पहली बार हुआ है जब बात, भैया यहाँ पर थोड़ा 2 मिनट जरा सुन लीजिए। राजस्थान की 25-30 साल की राजनीति में पहली बार ये हुआ है कि भाजपा वालों को भी योजना पर बात करनी पड़ रही है राजस्थान सरकार की उपलब्धि। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तो सबसे बड़ा इस मुल्क का कानून है। उस संविधान की कल्पना थी कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों का कल्याण हो। उस कल्याणकारी राज्य की बाबा साहब की जो कल्पना थी, हमारे आजादी के दीवानों की जो कल्पना थी, उसको सबसे बेहतरीन तरीके से भारत के किसी प्रदेश में लागू किया गया है। वो हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की कल्पना में 1 करोड़ लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल मुफ्त। 1 करोड़। भाजपा को चैलेंज है, जाके चेक करके दिखाइए। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोगों को पेंशन योजना का बेनिफिट और करीब करीब 1 करोड़ लोगों को मनरेगा योजना के तहत काम मिला है। इंदिरा रसोई, महंगाई राहत के 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, फर्जीवाड़ा करने वाले भ्रष्ट 2-5 नहीं, एसपी और कलेक्टर समेत 1800 लोगों की गिरफ्तारी। दलित आदिवासियों के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए स्कूटी। हम केवल गुजरात से चलकर केवल ये कहने के लिए आए हैं कि जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना, वो झूठ का दूसरा नाम है। एक गुजराती होने के तौर पे कह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी की नस नस से वाकिफ हूं। मैं उसी के गुजरात से आता हूं। ये आदमी यहां पर आएगा, केवल झूठ बोलेगा और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, जितनी भी कल्याणकारी योजना किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, घुमंतु, बेरोजगार जवानों के लिए है, उन तमाम योजनाओं को एक के बाद एक करके नरेंद्र मोदी बंद कर देंगे। लिख के रखिए, ये पत्थर की लकीर है। कांग्रेस ने 60-70 सालों के दौरान गुजरात में जो भी निर्माण किया, 60-70 सालों के दौरान पूरे भारत में जो भी निर्माण किया, सब कुछ मोदी ने बेच डाला है। और
जब कोरोना का पीरियड था, हम तमाम लोगों ने देखा लाखों हमारे मजदूर, सभी जाति और धर्म के मजदूर हजारों हजार किलोमीटर चलकर जा रहे थे। मोदी साहब उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाए। खुद 1200-1500 करोड़ के 2-2 हजार करोड़ के हवाई जहाज में उठे, आम जनता के लिए एक बस का इंतजाम नहीं कर पाए। ये हमारे बीच में आएंगे, केवल जाति और धर्म की बात करेंगे, समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं। और इसीलिए यहां से मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान, ये 6 शब्दों का प्रयोग मत करिए और फिर चुनाव लड़कर जीत कर दिखाइए। इस बात का चैलेंज करते हैं। साथियों, दोबारा हर कीमत पर यहां हमारी सरकार बनने जा रही है। किसी से भी कोई गलती न हो, किसी भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को, किसी भी गलत व्यक्ति के ऊपर आपका वोट न गिरे। आपके अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल के गांव में, मोहल्ले में सबको समझाइए। राजस्थान सरकार ने मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया है, 10 लाख रोजगार खड़ा करेंगे हम लोग राजस्थान के अंदर, 10 लाख, जिसके 4 लाख सरकारी नौकरी होगी। अभी जुमला पकड़ा है भाजपा वालों का, नड्डा साहब ने अनाउंसमेंट किया कि कितने रोजगार देंगे, बोले 2.5 लाख। अरे राजस्थान सरकार 3 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। 1,56,000 सरकारी नौकरी में भर्ती हो चुकी है। आप लोग कह रहे हैं कि 450 में गैस का सिलेंडर देंगे। अरे बगल में गुजरात है, दे दो ना। उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, दे दो ना। वहां पर केंद्र में तुम्हारी सरकार घोषणा कर दो, भारत माता का जयकारा लगाते। बोलते मोदी साहब, कल सुबह के भारत के तमाम बहनों और माताओं को कल सुबह से 450 में सिलेंडर कौन रोक रहा है? ये केवल बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास देने के लिए झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं। तो हम तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, बिल्कुल ही उनके झांसी में मत आइए। दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, कितनी जनसंख्या है क्यों नहीं बताना भाई? क्यों पेट में तकलीफ हो रही है? एक मंच पर से कांग्रेस पार्टी कह रही है, एक मंच पर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बताओ ना जनगणना की है। क्योंकि जनगणना इसलिए होनी चाहिए जिस दिन पता चलेगा कि भारत में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, घुमंतु कितने हैं, तो फिर दूसरा सवाल खोला तो इनके पास जमीन कितनी है, उनको टेंडर कितना मिल रहा है, उनके ठेके कितने मिल रहे हैं, माइनिंग की लीज कितनी मिल रही है, न्याय तंत्र में उसके कितने मिल रहे हैं, संसाधन कितने हैं, बजट में कितना हिस्सा, ये न हो। इसलिए जनगणना नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ये अडानी और अंबानी के चापलूस है। जब कोरोना का वक्त था, हमारे मजदूर भाइयों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, एक बस का इंतजाम नहीं था। लेकिन उसी कोरोना के पीरियड में अडानी, गौतम अडानी साहब की संपत्ति बढ़कर कितनी हो गई? 4 लाख करोड़। आप सोचिएगा, कॉर्पोरेट कंपनियों का, उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया कितना? 12 लाख करोड़। वहां पर ईडी नहीं जाती, वहां पर सीबीआई नहीं जाती। जो चीट फंड की कंपनियां है भारत की, 350 चीट फंड की कंपनियों ने, सुनिएगा, भारत की मोदी के शासन काल में 350 चीट फंड की कंपनियों ने 18 करोड़ निवेशकों के 150 लाख करोड़ का चूना लगा दिया। 150 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ नहीं, 15,000 करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़ नहीं, 150 लाख करोड़। वहां पर न ईडी जाती है, न सीबीआई जाती है, न इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। और इसीलिए कह रहे इन भ्रष्ट भाजपाइयों को कि मोदी साहब, सीता मैया बहुत दुखी है मोदी के काम से। बोले ये तो सारे पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। तो भारत के तमाम संसाधनों की लूट मचाना, उन तमाम संसाधनों की लूट आप और हम देख न पाए, उसीलिए समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करना और फिर पिछले दरवाजे से अडानी अंबानी की जेब भरना, यही भाजपा की, यही आरएसएस की, यही नरेंद्र मोदी की नीति है। साथियों, इमरान भाई की बात करेंगे, वक्त नहीं, दूसरी जनसभा के लिए जाना है। मैं दलित समाज के भाइयों को विशेष तौर पर एक अपील करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, आरएसएस और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा किसी को नफरत करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को करते हैं। समझ लीजिए, आरएसएस और भाजपा के लोगों को सबसे ज्यादा नफरत है तो भारत के संविधान से नफरत है। भारत की संविधान सभा में जब भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल साहब
इन सबके सपनों को बाबा साहब ने तीनों को संविधान में रखा। तो आरएसएस के लोगों ने ये कहा, अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। पिछले 3 साल पहले दिल्ली के सड़कों पर मनुस्मृति को जलाया गया। गुजरात के अंदर ऊना में गाड़ी के साथ भागकर 4 दलितों की पिटाई की, एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की कोशिश की। भीमा कोरेगांव के मामले में बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के दामाद आनंद के तुमरे को नक्सलवादी बोलकर जेल में डाला। अरे आपका भाई तो आपके बीच में ककड़ी रखता है, मुझे गुजरात से उठाकर आसाम की जेल में 2.5 किलोमीटर दूर फेंक दिया। आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है तो हर कीमत पर आरएसएस और भाजपा को भगाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और तमाम लोगों का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, जिंदाबाद। लक्ष्मी नारायण जी बड़ीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। लक्ष्मी नारायण जी बड़ीवाल। आगे के वक्ता के रूप में हमारे बीच में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और नवंबर के प्रधान दिनेश जी सुंडा है। शोर्ट को आदेश मिला तो शोर्ट में सटा में प्रभु काम नहीं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। आज का जो चुनावी सभा का कार्यक्रम है और हमारे सबके जनप्रिय और यहाँ के लाडले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भगवान राम जी के लिए जो ये मंच सजा है, इस मंच पर पधारे हमारे जिग्नेश सिंह मेवानी साहब और इमरान जी प्रतापगढ़ी साहब, जो अपने आप में पूरे देश विदेश में अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा में, राजनीति में और हर क्षेत्र में अपना कदम स्थान रखते हैं। और हमारे दोनों प्रमुख अध्यक्ष, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे यूथ के अध्यक्ष सुधींद्र जी, हमारे राज्य मंत्री जिसे जिले का पूरे राजस्थान में राम के चौधरी साहब, हमारे बढ़ाना साहब और तमाम, क्योंकि समय की सीमा है, मंचस्थ अतिथिगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको काफी कुछ बता दिया है। जैसे जिग्नेश भाई अभी बता रहे थे, ये सच्चाई है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं ने चाहे देश की आजादी के समय की बात हो, अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं रहते, और चाहे देश की आजादी के बाद देश के डेवलपमेंट की बात हो, इन विदेशी ताकतों से लड़ते हुए से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्व इंदिरा गांधी जी के सीने को छली कर दिया गया हो, और चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो युवाओं के लिए कंप्यूटर क्रांति लेके आए और 18 साल के युवा को मत का अधिकार दिया, उनके भी सबके चिथड़े उड़ा दिए इन्होंने। लेकिन कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज तक हार नहीं मानी और देश के विकास में, और राजस्थान प्रदेश की बात करूं, हमारे मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो नाम किया, चाहे वो कोरोना मैनेजमेंट हो, चाहे महंगाई की मार के बाद वो राहत कैंप लगा के 10 योजनाएं हमारे बीच में लेके, हर व्यक्ति को पता है, डिटेल में बताऊंगा तो समय लग जाएगा। और जब तक घोषणा पत्र जारी हुआ तो जो 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना है प्रतापगढ़ी साहब, उसको 50 लाख रुपए कर दिया। के अभाव में लोगों ने जमीन जायदाद गिर जाया करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, क्योंकि वो किसान वर्ग से आते हैं और किसान की मैं कहता हूं कोई जाति नहीं होती, वो हर जाति किसान है जो किसानी में काम करती है, मदद करती है। हर क्षेत्र में आज 80% जनता किसान वर्ग से जुड़ी हुई वो किसान है। और दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं, वो ये सपना दिखाते हैं कि या तो कांग्रेस मुक्त भारत हो या आप बीजेपी का कार्यकर्ता कोई वोट देने जाए। कल परसों प्रतापगढ़ी साहब, मुझे अफसोस हो रहा था, प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाइयों और बहनों, जब वोट देने जाओ तो बटन ऐसे दबाना कि जैसे इन कांग्रेसियों को या विपक्षियों को फांसी पे चढ़ा रहे हो। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। एक तरफ को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया कि राजा के घर राजा पैदा नहीं होगा, आपके वोट के अधिकार की वजह से जनप्रतिनिधि चुना जाएगा और सरकार चुनी जाएगी। ऐसे लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। मुझे अफसोस होता है सैनिकों की इस वीर भूमि में ये अग्निवीर जैसी योजना लेके आ गए, हमारा बिहार ऑफिस बीकानेर शिफ्ट कर दिया। हमने हमारे युवाओं से निवेदन किया
कि प्रधानमंत्री जी ने आपका साथी आ रहा है कल नवलगढ़, उनसे पूछना कि आपने हमारे लिए क्या किया। अरे बेटी का बाप बुआ कहा हुआ भाई मेथलिया तो परिवार मिठाई लेके आवा है। ये लोग हमारे झुंझुनू की धरती पे आए और बोले मैं थार के राम राम ले लूं। ये जातियों धर्म के नाम पे लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं हमारी जो ओपीएस स्कीमों सभी स्कीमों का आपको पता है, पूरे राजस्थान में माहौल बन चुका है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ऐसा मुख्यमंत्री जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसके कंधे मजबूत करेंगे। और उसके कंधे तभी मजबूत होंगे जब हम यहाँ के लाडले प्रत्याशी भगवान राम जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। और मैं कह रहा हूँ ये सुनिश्चित हो चुके हैं पूर्ववर्ती की जीत। बस अगले 2-3 दिन हर व्यक्ति अपने आप को भगवान राम समझे कि मैं खुद भगवान राम हूँ, मैं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हूँ और मैं वो हर व्यक्ति को पुण्य का काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये योजनाएं चलती रहे। लेकिन अगर गलती होगी, देखो पिछली बार भी छोटी सी गलती करी, 5 साल खामियाज हो। और मैं कह रहा हूँ मैं आरोप लगा दूं कि भगवान राम जी के काल पंथ लगाते हमारे हाथों उठ की जाना संभव थोड़ी है। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एक ऐसे नेता जिसका खुद का वजूद नहीं, जो बिन पहनने का छोटा है, कभी बसपा का सहारा लेता है, कभी शिवसेना का और कभी कांग्रेस का सहारा लेता है और वो कहता है लाल डायरी। हमने इस मंच से पहले भी बार-बार चैलेंज किया है, अरे तेरे पास कोई लाल डायरी है तो दिखा दो शुरू, वरना हम दिखाते हैं उस लाल डायरी में अशोक गहलोत की जो योजना है वो सारी की सारी लिखी हुई है जिससे और देश का प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जिसका कोई वजूद नहीं लाल डायरी का, ऐसे तथ्य बोल के जाते हैं उनके पास कुछ नहीं है। और वो बात करते हैं रामलला की, मेरे छोटे छोटे भाई बच्चे बैठे हैं, कुएं बादशाह करा, पहले खेत में बालाजी को मंदिर पहले बता पड़ा, राम परिवार की पहली स्थापना करा, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बालाजी और रामलला परिवार के दर्शन करते हैं। ये आए क्षेत्र में और रोजगार की बड़ी युवाओं के लिए बात नहीं की, अरे रामलला का दर्शन ले जाके करावाना। अरे हर खेत में झांपी के नीचे राम परिवार बैठा है, बालाजी महाराज बैठे हैं। रात आए तो रोजगार की हमारे युवाओं के लिए इस अग्निवीर को बंद करने की बात करो। समय की सीमा कम है, अपन इमरान प्रताप जी गली जी को इनको सुनेंगे, इसलिए आज इतना ही, फिर कभी और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों मुझे विश्वास दिलाया ना भगवान राम जी आपका जिता के बचेगा। कांग्रेस पार्टी भगवान राम से भी तुम संघर्ष करो, भगवान राम से भी तुम संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत। अब मैं शहीदों की धरती उदयपुर वाटी में मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में इकट्ठा यहाँ के 36 कौमों 36 बिरादरियों के जो लोग बैठे हैं, मैं सबको सलाम करता हूँ, सबकी मौजूदगी को। पहली बार आपके बीच में आया हूँ और किसी साहित्यिक आयोजन में नहीं बल्कि एक चुनावी आयोजन में आपके बीच आया हूँ। भगवान राम जी जब वहां से आ रहे थे तो जैकेट पहन रखी थी, लेकिन जब स्टेज पे आए तो जैकेट उतर चुकी थी, सिर्फ कुर्ता था। ये विनम्रता है इनकी, ये सादगी है इनकी, जो बहुत कम नेताओं में देखने को मिलती है। मैं सबसे पहली बात तो आपको बधाई दूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको एक विनम्र, सादा मिजाज और शरीफ प्रत्याशी आपके झोली में डाला है। अब आप सबका दायित्व बनता है कि बहुत फरेबी नेताओं को जिता करके आप विधानसभाओं में और लोकसभाओं में पहुंचाते हैं, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति आए तो फिर आपका दायित्व बनता है कि उसे भी सहेजिए। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। 25 नवंबर को आपको जा करके ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है और राजस्थान के भविष्य का फैसला करना है। राजस्थान का भविष्य एक भविष्य वो है जहां
हूं, मैं राज्यसभा का सदस्य हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे युवा को 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बिठाया। मैंने वहां बैठ के देखा है, मैं हेल्थ कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं पार्लियामेंट की। मैं बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि जब हमारी कमेटी बैठती है तो उस कमेटी में अलग अलग दलों के सदस्य होते हैं, अलग अलग दलों के, उसमें सत्ताधारी पार्टी के भी लोग होते हैं। तो जब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के देश में देश के बड़े अधिकारियों और सांसदों के बीच में आपस में बातचीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी तक के सांसद ये कहते हैं कि देश में चिरंजीवी योजना से अच्छी योजना स्वास्थ्य को लेकर कोई नहीं है। एक पार्टी है जो आपसे रोड शो करके, सभाएं करके धर्म और जाति के नाम पे वोट मांग रही है। एक पार्टी है कांग्रेस जो आपसे कह रही है कि हमने जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं उसकी बुनियाद पर, उसके आधार पर हमें और चीजें, हमारी सरकार बनाई है। मैं उदयपुर वाटी में खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से। सहरा का मतलब होता है रेगिस्तान। हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से। तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है। प्रधानमंत्री जी आकर के राजस्थान के अलग अलग जगहों पर रोड शो कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के पास प्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया सीपी जोशी जी को, तो हालत क्या हो गई कि भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें पहचानते ही नहीं। वो अपने वाले सीपी जोशी के बजाय हमारे वाले सीपी जोशी की फोटो, ये हालत है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री जी को ऐसे घूम रहे जैसे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का पद त्यागेंगे और मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे। ये हालत हो गई है, खुद चेहरा बन के घूम रहे। राज्य में कोई भी चेहरा नहीं है उनके पास, न चेहरा है न योजनाएं हैं, सिर्फ धर्म, जाति और नफरत की बातें हैं। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हमने नफरत बहुत झेल ली। उदयपुर वाटी वालों, आपने भी झेल ली है, लेकिन देश को शांति की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, सुकून की जरूरत है, चैन की आवश्यकता है। ये सब रहेगा तब तो विकास के बारे में सोचेंगे। भाजपा का कोई भी नेता प्रधानमंत्री से लेकर के उनका प्रत्याशी तक अगर आपसे विकास योजनाओं की बात करता हुआ मिले तो बताइए मुझे। नहीं, वो क्या बात करेंगे? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसके अलावा उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस का नेता खड़ा होगा तो हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर के हमारे प्रत्याशी तक आपके बीच में जाएंगे, आपकी सेवा की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी जी, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता है। किस लिए? क्या नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं वो। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? प्रधानमंत्री जी कहते थे राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप जिसे राजकुमार कहते थे, शहजादा करते थे, वो हिंदुस्तान की सड़कों पर 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में चलता रहा, लोगों को गले से लगाता रहा, प्रेम की बात करता रहा। लेकिन आप खुद को फकीर कहते हैं, लेकिन आपने तो 10 लाख का सूट पहना और 8,500 करोड़ के डिमांड में घूम रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में हम लोगों के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं बताइए कांग्रेसियों आपने 70 साल में किया क्या? एक दिन हम बैठे थे सामने, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में, बोले बताओ कांग्रेसियों तुमने 70 साल में किया क्या? तब तक खड़गे जी पलट के हमारी तरफ देख के बोले इमरान मत बताना, ये जो बता दोगे उसको भी बेच देंगे। उनका काम बेचने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। और मैं उदयपुर वाटी में खड़ा होकर बहुत बड़ी बात कहता हूं, मीडिया के साथी से नोट करें, जो भारतीय जनता पार्टी अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। 70 साल का हिसाब मांगती है हमसे। ये राजस्थान में साहब, अभी मैं परसों
जब तेलंगाना का चुनाव प्रचार में जब वहां से निकल रहा था, जब मीडिया के साथी ने कहा इमरान साहब राजस्थान जा रहे हैं, आपको क्या लगता है राजस्थान में भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी जैसा राहुल जी कहते हैं? मैंने कहा देखो भाई, वो राजस्थान है, वो जब भी करता है कुछ बड़ा करता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो कर्नाटक में खुली है, राजस्थान तो जब करता है बड़ा करता है। वो दुकान नहीं खोलेगा बल्कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का शोरूम खोलेगा। मैं ऐसे राजस्थान के आपके बीच में खड़ा हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे जो प्रत्याशी हैं भगवान राम जी सैनी साहब, हम इनका स्वागत भी करते हैं और आपसे ये कहने आए हैं कि ये निहायत ही शरीफ और समर्पित व्यक्ति हैं। यहाँ मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश जी, हमारे सुधींद्र जी, संदीप सैनी जी, हमारे बीच में बिटिया यहाँ पे बैठी हुई है शर्मीन मंसूरी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, गुलाम हुसैन साहब, जमालुद्दीन जी, फौजी सूबेदार साहब, सलीम खान साहब। मैंने सुना है यहाँ पड़ोस में ही धनूरी गांव भी है जो शहीदों का गांव कहा जाता है। रविंद्र भराना जी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बाकी भी जो साथी बैठे हैं जिनका नाम मेरे पास तक नहीं आ सका, वो यूथ कांग्रेस के हों, एनएसयूआई के हों, महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हमारी बहनें हों या फिर मेन कांग्रेस के लोग हों, और हमारा साथी हमारा भाई जिग्नेश मेवानी, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार साहब। सच में मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से हम लोगों को कहा कि आप उदयपुर वाटी जाइए, क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के एक प्रत्याशी दिया है। यहाँ के जो एक बाकी प्रत्याशी हैं वो डायरी लेके घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी लगा हुआ है डायरी वाले के मुकाबले में शायरी वाले को भेजो तो ज्यादा ठीक। उनकी डायरी में झूठ लिखा हुआ है, हमारी डायरी में सच्चाई है, हमारे शायरी में मोहब्बत है, प्यार है। अच्छा, और तो और देखो, हम बचपन से कहावत सुनते रहे ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। प्रकृति में व्यक्ति को उसी तरह की जगहों पे ले जाती है। जब आप धोखा देते हैं, जब आप भटकते हैं, तो प्रकृति में उनको कहां ले गई? शिवसेना के पास ले गई, लेकिन असली वाली शिवसेना के पास नहीं ले गई। किसके पास ले गई? नकली वाली शिवसेना के पास ले गई, एकनाथ शिंदे के पास ले गई। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वहां कुछ भी असली नहीं है, सब नकली नकली है। इधर भाजपा के लोग हैं, उधर एक नकली शिवसेना से आए हैं साहब, लेकिन वो दोनों किससे लड़ रहे हैं? हमारे प्रत्याशी से लड़ रहे हैं। भगवान से कोई लड़ पाता है? ये लोग भी नहीं लड़ पाएंगे। बस ये 23 तारीख तक भाषण देंगे, उसके बाद 25 तारीख को आप उनके भाषणों का जवाब देंगे। वोट से, वोट की ताकत से आप बहुत अच्छे लोग हैं। भाजपाइयों के झूठ में मत आइएगा, ये बहुत ही झूठे लोग हैं। ये जो नकली शिवसेना है उसको भी आप भाजपा का ही अंश समझिए, क्योंकि वहां गठबंधन में है, यहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उनको भी वहां महाराष्ट्र में तो दोनों एक साथ ही है ना, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी एक साथ ही है, तो यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इनके झूठ के चक्कर में मत पड़िएगा, कितना भी बरगलाएं। तो महाराष्ट्र में एक दिन भाजपा और शिवसेना के दोनों नेता मिलकर के गांव में पहुंचे। गांव वाले भोले भाले लोग थे, जैसे आप भोले भाले लोग हैं। गांव वाले इकट्ठे हो गए, तो नेताजी ने उनसे कहा कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी समस्याएं दूर कर दूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी 2 समस्या है। बोले बताओ? बोले पहली समस्या यह है कि हॉस्पिटल नहीं है गांव में। नेताजी ने मोबाइल निकाला, पता नहीं कहां फोन मिलाया, फोन में बहुत डाटा, और बोले कल का कल यहाँ हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए, डॉक्टर्स आ जाने चाहिए। फिर फोन रख दिया, बोले देखो पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब दूसरी समस्या यह है कि पूरे गांव में मोबाइल का एक भी नेटवर्क नहीं है। ये दूसरी समस्या। इस तरह से झूठ बोलते हैं, इस तरह से धोखा देते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री जी भी इस मामले में बड़े माहिर हैं, 11 मैच जीत रहे थे हम, लगातार जीत रहे थे। हमारे पुलिस
कांग्रेस वाले भाई साहब भी हंस रहे हैं इस बात पर। कितने समझदार लोग हैं। राजस्थान देखिए, हवा के रुख को प्रशासन से बेहतर कोई नहीं समझता। हवा का रुख प्रशासन ने समझ लिया है कि राज नहीं बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लगातार जीत रहे थे, 11 मैच जीत रहे थे हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे, भारत के वीर सपूत क्रिकेट के मैदान में विरोधियों को धूल चटा रहे थे। फिर अंतिम दिन पता नहीं क्या हुआ, कौन पहुंच गया, क्या हो गया, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। मैं संसद में हूं तो मुझे संसदीय मर्यादाओं का पालन करना है, लेकिन जनता तो जनार्दन है। मेरे भाई, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि अपने राजस्थान को बचाइए। सरकार को जो करना उसने किया, अब इम्तिहान आपका है, चुनौती आपके सामने है। मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। मैं नेतावाद में हूं, साहित्यिक व्यक्ति पहले हूं, इसलिए भावुक हूं। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करके आया, छत्तीसगढ़ करके आया, तेलंगाना करके आया, राजस्थान करके आया। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नोट कर लेना इस बात को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को चुनाव हो चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। प्रचंड बहुमत के साथ, सिर्फ बहुमत के साथ नहीं बन रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। उधर तेलंगाना में प्रचार करके आ रहा हूं, 30 वोटिंग है आपके यहाँ 25 को। तेलंगाना में भाजपा का खाता खुल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए पूरी भाजपा ने अपनी पूरी ताकत कहां झोंक रखी है, राजस्थान में। इसलिए आपको ज्यादा सतर्क रहना है, ज्यादा होशियार रहना है। हमारे लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान राम सैनी जी पर पार्टी को बड़ा भरोसा है। किस वजह से भरोसा है? क्योंकि आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे इंसान की फर्क समझते हैं। मैं आखिर में, चूंकि मुझे अगली सभा के लिए निकलना है, आज 5 सभाएं हैं, पहली सभा आपके यहाँ, अभी 4 सभाओं में और पहुंचना है और बहुत दूर दूर जाना है। यहाँ से सीकर जाना है, फिर बायतू जाना है, बायतू से फिर लौट करके हमें जयपुर में सभाएं करनी है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि पहली बार आपके बीच में आया हूँ जयपुर वाटी वालों। अखिलत के साथी यहाँ बैठे होंगे। मैंने सुना है कि आप सारे लोगों को मुकदमे हटवाने का झांसा दिया गया था, हटवाया गया क्या? नहीं हटवाया गया ना? तो अगर धोखा खा चुके हो, 5 साल झेल लिया है, तो फिर अब गलत फहमी में मत आना, झांसे में मत आना। इस बार चुनाव सीधे सीधे इस बात पर है, ये चुनाव महज विधानसभा का चुनाव नहीं है। अगर ये सोचते हो कि ये सिर्फ राजस्थान की सरकार बनाने का चुनाव है, तो नहीं, ये 2024 का सेमीफाइनल है। भटका, चाहे भाजपा को जाए भटक के या चाहे शिवसेना को जाए, एक ही बात हुई। दोनों सब मिले हुए हैं जी, सब एकजुट है। वो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक भी वोट नहीं भटकाना है। आपको क्या याद रखना है कि वो गैस सिलेंडर जिसे नरेंद्र मोदी जी 1200 रुपए का बेच रहे हैं, उसे अशोक गहलोत जी ने कितने का बेचा? 500 रुपए का। आसान समझते हैं आप। भाजपा ने नारा क्या दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही नारा था ना। और फिर इस नारे की परिणति क्या हुई? टमाटर जो 20 रुपए किलो था वो 250 रुपए किलो बिका। अरे बाबा जी, नजम तो सुनाओ, नजम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चौकीदार वाले ने सुना भगवान राम जी खड़े हैं, खड़ा रहने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, चुनाव में तो नहीं खड़े हैं ना, आप लोग बैठिए। आपके बात है के साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप बिल्कुल उसी तरह शांत हो जाए जैसे आपके लडवानी भी शांत रहते हैं, शांत करके बैठे। तो मैं कह रहा था, उन्होंने नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उस नारे की परिणति क्या हुई? गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का कांग्रेस बेचती थी उसे 1200 रुपए का कर दिया। पेट्रोल डीजल 58 रुपए वाला 100 रुपए का कर दिया। और तो और खाने का तेल, सरसों, बाकी खाने के तेल जो 70 रुपए के थे उसे 200 रुपए के पार पहुंचा दिया। ये धर्म की बात करते हैं,
भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मक्खन, दही। जानते हैं इन्होंने क्या किया? दही पे, मक्खन पे, दूध पे, छाछ पे जीएसटी लगा दिया 18%। ये सिर्फ बात करते हैं, सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके राज्यों में फिल्में टैक्स फ्री होती है, लेकिन आपको पता है कफन पे जीएसटी लेते हैं। कफन पे जीएसटी, ये है भाजपा की नीति। तो इनके सारे नारे झूठे हैं, इनके सारे दावे झूठे हैं, इनके झांसे में नहीं आना है। इसीलिए मैं तो पूरे देश में जाकर के ये पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, इतने समझदार लोग हैं राजस्थान में, आइए बस चौकीदार बोल दीजिए, हर व्यक्ति समझ जाता है कि किसकी बात हो रही है। बहुत राजनीतिक तौर पर जागरूक राज्य है ये। मैं सैल्यूट करता हूं इस राज्य को। मैं तीनों राज्यों में, चारों राज्यों में प्रचार कर रहा हूं, लेकिन जो जागरूकता मुझे यहाँ दिखाई पड़ती है और जो ऊर्जा यहाँ पर दिखाई पड़ती है वो कमाल है साहब। इसलिए मैं सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं कवि हूं, शायर हूं, तो हास परिहास कर सकता हूं। अभी इनसे पूछिए कि आपने पढ़ाई की थी तो आपके साथ कोई पढ़ा लिखा था, कोई सहपाठी था, तो ये 2-4 नाम जोरदार साहब बता देंगे। लेकिन मोदी जी से पूछ पूछ कर थक गया पूरा देश कि आप जब पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे थे तो आपके साथ किसी ने पढ़ाई की थी? आज तक नहीं उन्होंने बताया, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। अभी भगवान राम जी से पूछिए कि आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है, उसमें आपके 2-4 ग्राहक तो नाम बता देंगे। लेकिन मोदी जी से पूछिए कि वडनगर में जब आप चाय बेचते थे तो किसी ने खरीद के पी थी, कोई एक व्यक्ति है नहीं मिले, झूठ है करता। लेकिन अदाकार बहुत बड़े। जब रोहित वेमुला हमारा भाई, उसने आत्महत्या की सरकार की नीतियों की वजह से और पूरा देश थू-थू करने लगा, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी किसी सभा में बिल्कुल भावुक हो गए, आंसू निकल आए, रुमाल निकाल लिया उन्होंने। मुझसे किसी साथी ने मीडिया के कहा, इमरान साहब आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई वो किसी शायर का शेर है इस अदाकारी पे कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। लेकिन ये तो राजस्थान है साहब, यहाँ तो पहले से ही जादूगर है, यहाँ बाकी कलाकारों की कहां चली? यहाँ कलाकारी नहीं चलती, यहाँ जादूगरी चलती है। और सबसे बड़ा जादूगर तो आपके पास चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जो अगली पंक्ति है उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। कि रेल बिक गई, एडवांस में नहीं, 25 तारीख को जाकर वोट देना है, अभी पहले नहीं दे देना है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लेकिन भाजपा की लाई हुई महंगाई को कौन समाप्त करेगा? राजस्थान की सरकार करेगी। वो 1200 रुपए का गैस सिलेंडर बेच रहे थे, हमने 500 का बेचा। और कल हमने एक नया वादा किया है कि हम वही गैस सिलेंडर अब 500 का नहीं बल्कि 400 रुपए का देंगे। चिरंजीवी योजना जो 25 लाख रुपए की योजना थी, तब कांग्रेस ने क्या ऐलान किया कि हम इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए वालों, क्या शानदार योजना है। और एक योजना, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं इसलिए कह रहा हूं,
सरकार ने ऐलान किया है कि हम राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ला करके 12वीं तक के जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री करवाएंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है। 4 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे। जब केंद्र की सरकार ने नौजवानों को कह दिया कि पकौड़ा तलो, ऐसे में हमारी सरकार क्या कह रही है कि हम आए तो 4 लाख सरकारी और 10 लाख हम रोजगार पैदा करेंगे। इसलिए हम योजनाओं के आधार पर आपसे वोट की अपील करने आए हैं और खास तौर से अक़लियत के साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि बटिए मत। आपके बीच में आया हूं तो मेरे आने की लाज आपको रखनी पड़ेगी। मैं भगवाना राम जी के लिए आपसे अपना दामन फैला के अपील कर रहा हूं। जिग्नेश भाई ने अपील की, चौधार साहब ने अपील की, हमारे जिला अध्यक्ष ने अपील की। एक वादा आपसे करता हूं, क्योंकि आज समय बहुत कम है, जाना है तो आज बहुत सारी शायरी आपको नहीं सुना पाया हूं, लेकिन आप भगवाना राम जी को जिताइए। ये जीत जाए तो जीत के जश्न में शुक्रिया अदा करने आपका मैं फिर जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, मेरी शुभकामनाएं। और ये 51 किलो की माला और हमारे आंदोलन को से हमारे पिछले उनको के साथ 51 किलो की माला मगर हिसाब का मोती नहीं, लाखों मोती है मगर हिसाब का मोती नहीं। बड़े सारे लोग के अंदर मैं मानूंगा ना आपकी तरफ से मेरे मेहमानों का आपकी सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं क्यों लेट, कोई किसी विशेष कारण से मैं लेट हो गया, मुझे माफ करना, बाकी मैं साहब को अब छोड़ के आऊंगा हेलीपैड पे। अरे नौजवान साथियों, सभी का बहुत आज भगवाना राम जी के लिए भिवानी साहब, प्रतापगढ़ी जी, MD चौधरी साहब यहाँ पर आए। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, उन्हें पार्टी की तरफ है। और आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इनको समर्पित दीजिए। ये भगवाना राम को नहीं है, ये आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीधी वोट पड़ेगी। Come on!